मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं डॉक्टर बनवारीलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बहुत ही प्रसन्नता का मेरे लिए विषय है कि अब मुख्यमंत्री के नाते से एक बहुत हमारा एक युवा चेहरा श्री नायब सिंह सैनी के रूप में, जो अभी तक पार्लियामेंट कुरुक्षेत्र से थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उनको मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि भाई ये सरकार नाराजगी लोगों की, इस सरकार के प्रति नाराजगी, लेकिन वो नाराजगी क्यों? आज 10 साल की भाजपा सरकार ने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, देश में अपराध में नंबर 1 बना दिया। मैं अपनी पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझको भरोसा जताया और पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने प्रदेशवासियों की सेवा करूंगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हरियाणा में नए सीएम की ताजपोशी के साथ ही एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी प्रयोगशाला से नायाब सैनी के रूप में नया फॉर्मूला निकाल हरियाणा में एक बार फिर से कमल खिलाने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसे हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी पर चोट भी माना जा रहा है। साथ ही नायाब सैनी के रूप में ओबीसी दांव खेलकर ओबीसी और जाट समीकरण सेट कर लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीतने का लक्ष्य भी बीजेपी ने तय कर लिया है। मगर देखना यह है कि बीजेपी की सीएम सर्जरी और ओबीसी की दवा क्या वाकई में हरियाणा के मर्ज को दूर करने की दवा बन पाएगी, जिसके सहारे 24 में कमल खिलाने की तैयारी है। तो आज बात करेंगे हरियाणा के ताजा घटनाक्रम में घटे सीएम के बदलाव की और 24 के दांव की। मगर उससे पहले नजर डालिए इस राजनीतिक पटकथा पर। जहाँ तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था, उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराया जाता। देखिए, मैंने जैसे कहा कि भाई ये सरकार नाराजगी लोगों की, इस सरकार के प्रति नाराजगी, लेकिन वो नाराजगी क्यों? आज 10 साल की भाजपा सरकार ने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, देश में अपराध में नंबर 1 बना दिया, देश में किसान, महिला, कर्मचारी, व्यापारी पे अत्याचार में नंबर 1 बना दिया, देश में नशे में नंबर 1 बना दिया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। दुर्दशा हरियाणा के हर कोने में दिखाई दे रही है। आज हरियाणा की जनता बहुत त्रस्त है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी,
और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी। तो जिस तरह से हरियाणा में आज नया घटनाक्रम घटा है और नए सीएम की ताजपोशी हरियाणा में हो चुकी है, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि आखिर क्यों बीजेपी ने की हरियाणा में सर्जरी। कमल हांडा प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा चिराग सेठी जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ओमकार सिंह जी प्रवक्ता INLD से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आती हूँ मैं कमल हांडा जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से आज हरियाणा में घटनाक्रम देखने को मिला है और नए सीएम की ताजपोशी हो चुकी है, बीजेपी ने अपनी सरकार बचा ली है, लेकिन इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? प्रियंका जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार और इंडिया वॉइस के दर्शकों को भी नमस्कार जी। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का लहजा भी बदल जाता है। सब सच्चाई छुप गई स्वार्थ में यहाँ, अब झूठ ने जगह जगह अपनी जगह बना ली है। सच्चा गठबंधन बिना स्वार्थ के होता है और बिना शर्त के, और जो शर्तों पे हो वो गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन होता है और सौदा होता है। तो इन्होंने जो आप कह रही हैं, अपना सवाल दोहराएंगे जरा आप मैडम? जी, सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से नए सीएम की ताजपोशी हुई है, सरकार तो एक बार फिर से बीजेपी की बन गई है, बहुमत था, तय था, लेकिन ये जो सर्जरी करने की कोशिश की गई है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी मैं। वैसे तो प्रदेश में कुछ नहीं हुआ सिवाय नशे के, अपराध के, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए पहले उड़ता पंजाब था, अब उड़ता हरियाणा भी है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो धरने प्रदर्शन पर नहीं है। अभी कितना बुरा व्यवहार किया गया हमारे अन्नदाताओं भाइयों के साथ, बैरिकेडिंग 7 लेयर, 70,000 RPF के जवान और सेना, ठीक है। किस लिए? अगर इतना ही चाइना बॉर्डर पर लगाते तो हमारी 4056 स्क्वायर किलोमीटर उसको ना जाती, ना ही हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट चाइना को जाते। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता होगा पैक ऑफ कार्ड्स होता है, ताश के पत्ते, उसमें एक कार्ड एक्स्ट्रा होता है जी, ठीक है। तो अगर एक पैक ऑफ कार्ड्स में सारे वो एक्स्ट्रा वाले ही भरे हो तो वो क्या काम करेंगे? मतलब चेहरे आप बदलते रहिए लेकिन काम तो वही होने हैं। रबड़ स्टैंप तो ये भी थे, खट्टर जी भी रबड़ स्टैंप ये भी हैं, वो भी RSS के थे, ये भी RSS के हैं, ठीक है। काम इन्होंने कोई किया नहीं सिवाय इस प्रदेश को लूटने के। जहां पर 56,000 करोड़ का कर्जा था, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया इन्होंने, और बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी। इन्हीं के जो लेबर मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर तेली, उन्होंने संसद पटल पर रखा कि 2014 में 2.9 बेरोजगारी दर थी और 2024 में आके 8.9% हो गई है। तो ये काम क्या करेंगे? क्योंकि और ये भी कह रहे थे कि खट्टर साहब शायद केंद्र में जाएंगे, पैसे भी वो रबड़ स्टैंप से भरी हुई है केंद्र, एक रबड़ स्टैंप और चली जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, लेकिन एक बात है, आपको ये जो इन्होंने 1 मिनट जो इन्होंने जेजेपी गठबंधन छोड़ा है ना जी, उसके पीछे इनकी साजिश है, जिसकी स्क्रिप्ट जो है मोदी और शाह लिख रहे थे दिल्ली में बैठकर। हमारे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने 3 महीने पहले ही सिरसा में कह दिया था कि कुछ काम चल रहा है, देखना ये चीज सामने आएगी, और आखिर में देख लीजिए अब बात सामने आ ही गई है। अच्छा ठीक है, जज्बा से उनका गठबंधन टूटा है, सरकार बन गई है, लेकिन कमल हांडा जी कोशिश आपने भी की थी, हरियाणा में बैठक बुलाई थी, क्या हुआ?
नहीं, हमारी बैठक कौन सी अभी हुई है यहाँ पर हरियाणा में? हमारी तो दिल्ली में बैठक हो रही है, और जब बैठक का रिजल्ट आएगा आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और पूछिए। अच्छा ठीक है, आती हूं मैं आपके पास। चिराग सेठी जी, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी की सर्जरी की जो बात की जा रही है, ओबीसी दाव खेलने की यहाँ पर बात हो रही है। इससे पहले भी बीजेपी के नेता ब्रजेंद्र सिंह जब वहां से निकले थे तो जाटों को लेकर समीकरण, तो 10 की 10 सीटें जीतने के लिए 24 में बीजेपी ने एक बार फिर से ये सर्जरी की है। मनोहर लाल को केंद्र बुलाया जाएगा या नहीं ये तो बाद का फैसला है, लेकिन कुल मिलाकर जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? प्रियंका जी, कहीं ना कहीं आज ये लग रहा है कि हर फ्रंट पे भाजपा फेल हो रही है, और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको राज्यों में दिख रहा है। आपको दिख रहा है किस तरीके से ताबड़तोड़ आपके प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। एक दिन पहले तक मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत नहीं थी, एक दिन से मुख्यमंत्री से दिक्कत इसलिए हुई कि उनको दिख रहा है कि किस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव किया गया, किस तरीके से किसानों का पूरा मुद्दा कंट्रोल नहीं किया गया, किस तरीके से जो बेरोजगारी है। तो क्या आपको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी पर चोट करने के लिए फैसला लिया गया? बिल्कुल, ये एंटी इनकम्बेंसी तो है, और इसको कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से इसको कवर अप कर दिया जाए। देखिए हम नया सीएम ले आए, देखिए हमने नए मिनिस्टर डाल दिए, देखिए हमने ऐसा कर दिया। पर आज जनता ये पूछ रही है कि भाई साहब डबल इंजन आपने चिल्लाया था, 10 साल हो गए आपकी डबल इंजन की सरकार, राज्य में भी और केंद्र में भी। आपने हरियाणा के लिए क्या किया? आपने हरियाणा के लिए क्या मुद्दे उठाए? आपने हरियाणा में बेरोजगारी जो थी उसको कम करने के लिए क्या किया? आपने किसानों के लिए वहां पर क्या किया? आपने कुछ नहीं करा। आप सिर्फ फाइलों पर बैठे रहे, आपने कोई काम नहीं करा। और अब जब 10 साल पूरे होने को आ गए हैं तो आपने सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री बदल दिया, आपने मंत्री बदल दिए। तो उससे होने क्या वाला है आप बताइए? उससे कुछ बदल जाएगा क्या? अगले 6 महीने में ये मुख्यमंत्री कुछ ऐसा काम कर देंगे जो पहले नहीं हुआ? जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आज जनता जानती है कि मेरे यहाँ पे महंगाई सबसे ज्यादा है, मेरे यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, सिलेंडर जो महंगा हुआ था वो महंगा है, पेट्रोल जो महंगा हुआ था महंगा है। और इन सब चीजों का इम्पैक्ट आपको रिजल्ट पे दिख रहा है। चिल्लाना बहुत आसान है 400 पार 400 पार, पर आप मुझे बताइए जहां 400 पार की बात हो रही है तो वहां ऐसे गठबंधन क्यों किए जा रहे हैं? टीडीपी जो आतंकवादी बोल रही थी प्रधानमंत्री को, ये ओपी राजभर जो इतनी गालियां देते थे प्रधानमंत्री को, क्योंकि आज इन्हें पता है किसी भी राज्य में ये जा रहे हैं, लोग इनको बोल रहे हैं कि हमें आप नहीं चाहिए। तो आप चाहे राज्य का चुनाव ले लीजिए, आप चाहे केंद्र का चुनाव ले लीजिए, कहीं पर भी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो अब इनको सबसे पहले सर्जिकल ऑपरेशन क्या दिख रहा है कि चलो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, चलिए ये कर देते हैं। मध्य प्रदेश पे देखिए क्या किया, शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया, क्या उससे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। तो ये जो बोला जा रहा है कि 400 पार ये होने नहीं वाला। ये कुछ भी बदल ले, कुछ भी कर ले, पर आखिरी में लोग देख रहे हैं, जनता समझ रही है कि हमें क्या मिल रहा है। 10 साल डबल इंजन चिल्ला कर क्या मिला? कहाँ यूपी में 2 बहनों का बलात्कार करके उनको पेड़ पे टांग दिया गया, उनके पिता को सुसाइड करना पड़ा। क्या इस तरह का सुशासन मिल रहा है भाजपा की डबल इंजन की सरकार में जो हरियाणा में? चलिए आती हूँ आपके पास में। ओंकार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं एलडी से। ओंकार जी, आपकी राय आज के घटनाक्रम पर? ओंकार जी अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। जी जी जी, अपनी बात रखें जी, अपनी बात रखें। जी ओंकार जी, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आती हूँ। कमल जी, जिस तरह से लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव को लेकर 10 की 10 सीटों पर जजपा से गठबंधन भी टूटा है, और ये जो तमाम रणनीति अपनाई गई है ये उन्हीं 10 सीटों के लिए अपनाई गई है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हो रही है यहाँ पर। चुनाव का प्रयोग सफल होता है या नहीं होता है, लेकिन बीजेपी को माना जाता है कि बीजेपी जो है प्रयोग धर्मी पार्टी है। अलग अलग तरीके के प्रयोग अपनी जीत के लिए वो हमेशा करते रहते हैं। प्रियंका जी, बात ऐसी है, जनता या देश जो है प्रयोग के दम पर नहीं चलता। मेरी आवाज एको हो रही है? नहीं, आपकी आवाज ठीक आ रही है। कमल जी, अपनी बात रखें। हाँ, देश जो है, देश की जनता जो है, वो लोग जो है
वो कोई केमिकल नहीं है, ना कोई लेबोरेटरी है जहां पर आप प्रयोग करेंगे। पहली बात, इन्होंने जनता को जितना दुखी किया है, कितना इन्होंने परेशान किया है, कितने कितने वादे करके आए थे, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हर एक के खाते में, किसानों की आय डबल, और क्या क्या वादे इन्होंने नहीं किए। कोई भी एक किसी बात पर खरे उतरे हैं। और अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चला था, मैं देख रही थी कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तल्ख तेवर अपनाए इनसे कि आज तक हमें चाहिए सारे डिटेल्स। जो 24-48 घंटों में वित्त मंत्री के पास भी जाते थे और एसबीआई भी देता था, क्योंकि केवाईसी के बिना तो कुछ होता नहीं है। यू कैन नॉट ओपन इवन योर अकाउंट इन अ बैंक विदाउट केवाईसी। उसमें आपके डिटेल्स लगते हैं। उसको, उस मुद्दे को भटकाने के लिए अमित शाह जी ले आए हैं सीएए सडनली आउट ऑफ द ब्लू, एंड प्रधानमंत्री वो दिखा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे। अरे भाई, वो कांग्रेस की सौगात दी हुई है, आपने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो क्या आपने बड़ा काम कर दिया। दूसरी बात, बुंदेलखंड सड़क की भी जरा ये बात कर लें। भाजपा के लोग जो है, जो करते नहीं है, वहां की तो सड़क ही धंस गई थी। ऐसे तो इनके काम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर पे पहले बनना था, अब ये बता रहे 4100 करोड़ लगा है 29 किलोमीटर जो है सड़क बनाने में। अगर आप डिवाइड कीजिएगा 29 को 4100 को 29 से, तो 141.40 लाख करोड़ बैठता है, 141 करोड़ बैठता है पर किलोमीटर का। तो ये लूट नहीं है तो क्या है। देश पर कर्जा कितना था? 2014 तक 55-56 लाख करोड़ था, जिसमें 10 यूनिवर्सिटीज बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, डैम्स बने, यूनिवर्सिटीज बनी, गवर्नमेंट स्कूल्स कितने बने। और नहीं, कमल हांडा जी, आप जो तर्क रख रही है मान लेते हैं। कमल हांडा जी, आप कमल हांडा जी सुनिए तो सही। कमल हांडा जी, ऐसा कौन सा काम कर कमल हांडा जी, आप जो तर्क रख रही हैं मान लेते हैं, लेकिन तमाम चुनाव दर चुनाव जिस तरह से चुनाव होते हैं और जनता जिस तरह से बीजेपी को जिताकर सत्ता में पहुंचाती है, चाहे वो राज्यों की सत्ता की बात हो या 2 बार केंद्र की सत्ता की बात हो, ऐसे में आप तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, लेकिन जनता की जो विचारधारा है, जनता का जो मनोविज्ञान है, वो इससे इतर काम कर रहा है। नहीं, मैं आपको जवाब दे दूं प्रियंका जी इसका। जी हाँ जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आपसे ही पूछती हूँ। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव तो आपने भी जरूर देखा होगा। नहीं, बिल्कुल वो ठीक है, हाँ वो ठीक है। उसमें आम आदमी पार्टी ने स्टैंड लिया, कर सकते हैं, गिरी हुई हरकत वो कर सकते हैं जरूरी था जी। तो आप ये सोचिए, बड़े बड़े उस पर क्या नहीं करते होंगे। सारा इन्होंने गोदी एंकर्स इन्होंने खरीद रखे हैं, सारा प्रिंट मीडिया इन्होंने खरीद रखा है, और अडानी को सारा देश बेच रहे हैं। जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। चाइना को लाल आंखें दिखानी थी, वो भी नहीं दिखाई। इनके अपने ही एमपी जो है मिस्टर माओ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, उनका वीडियो वायरल है जो कह रहे हैं कि 50-60 किलोमीटर चाइना हमारी टेरिटरी में घुस आया है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहा हूं, वो कुछ नहीं कर रहे। तो ये वोटों की चोरी करते हैं। मैंने बताया केंद्र में डकैत बैठे हैं। इन्होंने कांग्रेस के अकाउंट पहले सीज कर दिए बिना बात से, उसके बाद 65 करोड़ 40 लाख इन्होंने, इनके आईटी के बंदे ने जाके, इनकम टैक्स वाले ने बैंक के मैनेजर को धमकाया कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम आपकी सैलरी में से काटेंगे। वो मरते क्या ना करते, तो चोर डकैत तो बैठे हुए हैं। तो देश का हाल क्या होगा आप ही बताइए। आप कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से इस तरीके से लड़ते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ। मैं रुडोल्फ हिटलर था, उसका फंडा इन्होंने, मुझे लगता है कहीं किसी ने थोड़ा सा उसका ज्ञान दे दिया होगा इनको कि आप झूठ बोलो, बड़े बड़े झूठ बोलो। तो ये बड़े बड़े झूठ तो बोल ही रहे हैं प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कहूं मैं उनको, प्रसाद मंत्री, जो सारा टाइम उसी में लगे रहते हैं। और ये भी कहा कि झूठ को बार बार दोहराओ, जो कि गोदी एंकर्स कर रहे हैं ये काम। तो फिर जनता, हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या है बात करने का। बाकी रही बात जनता की, जनता आप मुझे बता दीजिए, यूपी में लाठियां नहीं खा रहा युवा तेल पिला के सरसों का, राइट, क्योंकि उनके पेपर लीक हो गए। हरियाणा में 30-37 पेपर लीक हो गए, जिसमें से आप देखिए आरएसएस और गुजरातियों को नौकरी दी गई, और अब जो है खर्ची पर्ची नहीं चलती, अब सूटकेस चलते हैं हरियाणा में खट्टर सरकार में। नहीं तो कमल हांडा जी, अगर आप मीडिया पर कटाक्ष करें भी, तो क्या आपको जनता के बीच पहुंचने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए केवल मीडिया ही एक साधन? अगर आप मीडिया से नाराजगी जाहिर भी करें, क्योंकि मैं देखती हूँ कांग्रेस के हर प्रवक्ता को शिकायत रहती है मीडिया से, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, ना ही चैनल का नाम ले रही हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता दें, अगर मीडिया से आपको नाराजगी है तो भी आपके और जनता के बीच में क्या कोई दीवार है? क्या कोई दीवार है? चलाती है या नहीं चलाती, आई डोंट नो, क्योंकि मैं आपके चैनल पर पहली बार डिबेट कर रही हूँ। लेकिन बाकी सारा दिन 405 जो चला जा रहा है वो आपको भी नजर आता होगा। मोदी सरकार, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। अरे जब आपने नहीं, उसके बावजूद भी कमल हांडा जी, उसके बावजूद भी मेरा एक सवाल है, उसके बावजूद भी मेरा सवाल है, सवाल सुन लीजिए कमल हांडा जी, उसके बावजूद भी मेरा सवाल है। मान लीजिए आपका आरोप एक मिनट के लिए मान भी लें कि आप जो कह रही हैं वो सही है, तो भी आपके और जनता के बीच क्या मीडिया का होना जरूरी है? आपके अपने सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, क्या वाकई में आपको किसी की जरूरत है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए?
अब हम सोशल मीडिया का यूज हम भी अब दबाकर कर रहे हैं। जैसे लालू प्रसाद जी ने, अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी सोशल मीडिया के उसका यूज का। अभी लालू जी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नहीं समझते क्योंकि इनका अपना परिवार नहीं है, तो ट्रेंड होने लगा, सारे जो ट्रोल आर्मी थी और जो चाटुकार थे कि मैं मोदी तो ऐसे में फिर कमल हांडा जी मुझे लगता है कि मीडिया, बात पूरी सुन लीजिए जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब जवाब देने पे आए तो लोगों ने कहा ब्रिजभूषण सिंह मोदी का परिवार, कुलदीप सिंह सेंगर मोदी का परिवार, संदीप सिंह मोदी का परिवार, पुलकित आर्य उत्तराखंड का मोदी का परिवार, ये भी ट्रेंड हुए हैं सोशल मीडिया पर, हमें मिल रही है। लेकिन एक जो चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का, मीडिया होता है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं जब वो चरमरा गया है तो बताइए हमारे पास प्लेटफॉर्म, फिर राहुल जी को तभी तो सड़कों पर उतरना नहीं, तो पड़ा। प्लेटफॉर्म का तरीका, प्लेटफॉर्म की सजेशन अब आपको भी पता होंगे, लेकिन लालू यादव ने भी जो बयान दिया था उसे आप जस्टिफाई करें तो वो ठीक नहीं है। व्यक्तिगत बयान की मुझे नहीं लगता कहीं भी जगह होनी चाहिए, हालांकि यूज करते हैं लोग, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत बयान ना दिया करें, कांग्रेस की विधवा, हाँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं तो सबको, मैं स्पेशली किसी को नहीं कह रही हूँ, पर फिर अगर आप देंगे तो दूसरी पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ठीक है कमल हांडा जी, ओमकार जी के पास मैं जाऊंगी पहले, फिर आपके पास आती हूँ। ओमकार जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, अपनी प्रतिक्रिया रखिए। आज जो घटनाक्रम घटा है हरियाणा में, नए सीएम की ताजपोशी हो चुकी है, पुराने सीएम को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, आपको क्या लग रहा है? प्रियंका जी, इस स्टेप से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने दो दिशा साधने की कोशिश की। पहला तो उन्होंने ये सोचा है कि सीएम चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ये उनकी सोच। दूसरा, उन्होंने जेजेपी जो उनको कुछ सवार हो रखी थी जिससे वो छुटकारा चाहते थे और बुराई भी नहीं लेना चाहते थे, आज उन्होंने जेजेपी से छुटकारा पाया। अब जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो इसके बारे में मैं सच बता देना चाहता हूँ। आज हरियाणा में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पेपर लीक मामले में नंबर 1 बना हुआ, उस तरह से जनता का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, हताश है, दुखी है। जितनी एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश है वो कम नहीं हो सकती एक सीएम का चेहरा बदलने से। नीतियां तो वो पार्टी की, नेता भी वही रहेंगे, कार्यशैली भी वही। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी का ये प्रयोग भी फेल होगा? फेल नहीं होगा, 100% फेल हो चुका है। ये जनता, आपको देखिए, किसान सड़कों पर बैठा है। जब ये बजट की बात करते हैं प्रदेश की या देश की, तो ये कहते हैं 4 मुद्दों पर मेल काम करते हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। जब गरीब की बात करते हैं तो मोदी जी कहते हैं 82.5 करोड़ गरीबों को मैं 5 किलो अनाज की गारंटी दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ अनाज की गारंटी न दो, 5 किलो अनाज 100 रुपए का, आप हमारे को रोजगार दो। दूसरा, जब गरीब की बात करते हैं तो ये चीजें बात आ जाती है 5 किलो अनाज पे। युवा की बात करते हैं तो बेरोजगारी में नंबर 1 है, युवा को किस चीज की गारंटी है, महिला की सुरक्षा नहीं है। और किसान देखिए, पंजाब और हरियाणा का किसान दिल्ली जाना चाहता है, क्या नहीं जाने दिया जा रहा। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो सीएम बदलने से क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या हरियाणा में जो नशा बिक रहा, शराब बिक रहा नशा, वो नशा बिकना बंद हो जाएगा या उद्योग स्टार्ट हो जाएंगे? सिर्फ सीएम का चेहरा बदलने से बात नहीं बनती। चलिए, माना ओमकार सिंह जी, आपकी बात मैंने मानी, ओमकार सिंह जी, लेकिन ओमकार सिंह जी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की हम बात करें, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में, पीडीए की बात कहती है, लेकिन राज्यसभा के जब उम्मीदवारों की बात आती है तो उतनी भागीदारी नहीं होती। बीजेपी जिस तरह से अलग अलग प्रयोग कर रही है, जिस तरह से हरियाणा में भी अब ओबीसी मुख्यमंत्री लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसे में जिस पीडीए की वो बात कहते हैं, बीजेपी कहती है कि हम तो उसे साकार करके दिखाते हैं। देखिए, आपने खुद ही कह दिया कि बीजेपी प्रयोग करती है, इसका मतलब हम लोग प्रयोगशाला की वस्तु लेकर रह गए और देश और प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया। अजीब बात है, बीजेपी जातिवाद का प्रयोग कर रही है। आज तक जातिवाद का द्वार नहीं बोला था, जाट आंदोलन इन्हों के टाइम में हुआ। जातिवाद की वजह से इन्होंने 5 बार प्रदेश को जला दिया। ये जनता जानती है। आज ये कम से कम हरियाणा में कुछ भी कर ले, हरियाणा की जनता में अंतिम प्रबंधी बीजेपी और जेजेपी दोनों को प्रति नहीं, लेकिन ये मांग तो आप ही कर रहे हैं ना ओमकार जी, ये मांग तो विपक्ष ही कर रहा है ना कि जैसे ही सरकार 24 में अगर आती है इंडिया गठबंधन की, तो वो जातीय आधार पर आरक्षण बढ़ाएंगे, लोगों को ज्यादा मौका देंगे। तो आप जो मांग कर रहे हैं वो बीजेपी कर रही है, तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? वो जातीय आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसको उतना बहुत
मतलब जिससे जनसंख्या उससे तो 28% तो ओबीसी, 28% ओबीसी तो हरियाणा में भी है ना, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी। मैं यही मान गया, उससे भी हम कह रहे हैं उसको उतनी हिस्सेदारी, लेकिन सिर्फ एक जाति विशेष को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के सबकी वोटें लेने की कोशिश करना या डिवाइड एंड रूल के तरीके से चलना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जातिवाद को बढ़ावा देने की बात है। नहीं तो ओंकार जी, जब आप जातीय जनगणना कराएंगे और जब संख्या अधिक आएगी तो क्या आप उसी समुदाय से मुख्यमंत्री या बड़े पदों पर मंत्री क्या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जनसंख्या के अनुसार अगर हम एक जाति विशेष को वरीयता देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी जातियों को लगाकर डिवाइड एंड रूल को फाड़ने पर काम करके सत्ता हथियाना चाहती है। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होने वाला। इनको तो 2019 में प्रदेश की जनता ने रास्ता कर दिया था, 40 सीट आती। मैं मानता हूँ हमारी एक सीट है, लेकिन हमारी एक सीट इसलिए आई थी क्योंकि पार्टी और परिवार विभाजित हो गया था। पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जेजेपी में चला गया था। लेकिन जिस तरह से इनको 40 सीट आई थी, जेजेपी को जो वोट मिली थी वो बीजेपी के विरोध की वोट मिली थी। अच्छा ठीक है, लोकसभा चुनाव पर तैयारी है आपकी? लोकसभा चुनाव पर तैयारी है आपकी? बिल्कुल, लोकसभा की भी तैयारी है और विधानसभा की भी तैयारी है। 10 से 10 सीटें हम लड़ेंगे और कम से कम 2 सीटें जीतेंगे। हम कोई और वाली बात नहीं करते कि 10 सीटें जीतेंगे। 2 लोकसभा की सीटें हम 100% जीतेंगे और बाकी पर हमारी उपस्थिति बहुत अच्छी उपस्थिति होगी। ठीक है, आती हूँ। ठीक है, चिराग जी, क्या लग रहा है आपको, हरियाणा में 10 की 10 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज जो तमाम घटनाक्रम और पटकथा लिखी है, आपकी बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो क्या कुछ समीकरण तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका जी, समीकरण तो तभी तैयार होने लग गए थे जब हरियाणा में इजराइल में नौकरी देने के लिए नवयुवकों की भीड़ लगी थी। वहां जहां पर लोगों का एक वॉर चल रहा है दो देशों के बीच में और इतनी जान को खतरा है, तब भी लोग अपनी जान का जोखिम लेकर एक इजराइल जाने की बातें कर रहे हैं। तो वो इस सरकार की सोच दिखाता है। अपने बच्चों को आप नहीं भेजेंगे, अपने रिश्तेदारों को आप नहीं भेजेंगे, पर एक गरीब का बच्चा है, उसके पास नौकरी नहीं है, तो आप उसे बोल रहे हैं इजराइल में जाके नौकरी कर लो और आप उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि आज जहां पर जिस भी समुदाय की बात करेगी, तो किसानों की बात करेगी, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। क्या किसानों को वो मिला एमएसपी जिसकी बात की गई थी? नहीं। किसानों को 700 किसान शहीद हुए थे, 700 किसान। क्या उन किसानों की बात करी खट्टर जी ने? कभी नहीं करी। बीजेपी ने बात करी? कभी नहीं करी। और इस बार जब वो वापस आना चाहते थे तो इस तरीके से कटीली तारे बिछाकर रास्ते को रोक दिया गया जैसे कि कोई क्रिमिनल आ रहा हो सामने से। ये वो लोग हैं जो हमारी थाली में खाना डालते हैं, आपकी मेरी थाली में खाना डालते हैं, उनको इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया। और आप एक बात तो समझिए, ये सरकार पूरी फेल है, इनको रिजाइन कर देना चाहिए। अभी 6 महीने बड़े पड़े हैं, अभी जो अपने केंद्र के इलेक्शन है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसके साथ ही आप दिल्ली हरियाणा के चुनाव भी कर दीजिए, क्योंकि ये सरकार अब संभाल नहीं पा रही है। अब आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, देखिए अब 2 महीने अगले जो है उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उस पर कुछ काम होगा नहीं, उसके 2 महीने बाद थोड़ा बहुत काम होगा, उसके 2 महीने बाद फिर इलेक्शन है ही हरियाणा में। तो आपने तो सिर्फ एक दिखाने का मुख्यमंत्री बनाया है, काम तो उन्होंने कुछ करना नहीं है। और डबल इंजन की सरकार जैसे हर राज्य में फेल हो रही है, वो अब हरियाणा में भी फेल हो जाएगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी बीजेपी से भी नेता जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण सिंह जी, आज जिस तरह से नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हरियाणा में हो चुकी है, सबसे पहले तो आपको बधाई हरियाणा के नए सीएम के लिए और नई सरकार के लिए। लेकिन नई सरकार के साथ ही साथ तमाम सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। जरूरत क्यों आन पड़ी? नए मुख्यमंत्री को जो बनाया गया उसके पीछे समीकरण क्या है? और क्या जो सर्जरी करने की कोशिश की गई है 10 की 10 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं, उसमें सफल होने के लिए ये प्रयोग सफल होगा? देखिए, इससे पहले भी पार्टी द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जा चुके हैं और हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री स्वयंभू मुख्यमंत्री नहीं होता है। पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है और फिर पार्टी का कार्यकर्ता काम करने के लिए संगठन में आ जाता है। तो पार्टी कोई इस तरह के, देखिए ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि मुख्यमंत्री बना रहे तो 15 नहीं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी पर चोट करने के लिए ये फैसला। इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों और उनके कार्यों को लेकर जनता पूर्ण रूप से उन पर विश्वास कर रही है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है,
ये कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ठीक है। इसमें सांसद का चुनाव होना है, तो मुख्यमंत्री के परिवर्तन कोई भी इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। और जब भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कार्यकर्ता, और हर कार्यकर्ता की अपनी अहमियत है, तो इस तरह का जो निर्णय लिया गया है उसका नहीं तो चंद्रभूषण सिंह जी, लोगों की समझ से ये बात परे है कि जब आपके पास बहुमत था, 58 पहले था, 48 अब भी है, 42 आपके लिए चाहिए था, जब आपके पास बहुमत था तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या थी? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा है ना। देखिए, इससे पहले भी हमने इस तरह के, आप समझ लीजिए, किए हैं, कार्य किए हैं, पार्टी ने इस तरह। अरे लेकिन चंद्रभूषण, ये समय कितना है अब आपकी सरकार के पास, राज्य सरकार के पास? हमारे पास राज्य सरकार के लिए जो समय है वो है चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद उसके विधानसभा के चुनाव होने। नहीं तो सीधा सीधा तो ये प्रयोग दिखाई दे रहा है ना कि फिर लोकसभा के लिए किया गया है। प्रयोग रहे हैं, तो इससे विपक्ष को क्या, विपक्ष अपना काम करे। हम मोदी जी की योजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष को इसमें क्या। जी कमल हांडा जी। जी, ये तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार बिना ड्राइवर के और सिर्फ धुआं फेंकती है। सिवियर टेक्निकल फॉल्ट है जो कि इनकी ऐसा नहीं है। यहाँ धुआं फेंकने वाली सरकारें नहीं काम करती है कांग्रेस की तरह। नो इंटरफेरेंस। जनगणना की जब बात आई है, जब राहुल जी ने कहा कास्ट सेंसस होगा, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके बाद से इन्होंने अपने आप को ओबीसी प्राइम मिनिस्टर भी कहा। और ये यहाँ पर इन्होंने कहा किसी को, ये डिवाइजिंग पार्टी है बीजेपी। यहाँ मैं एक चीज और इनको एक नाम देना चाहूंगी, बलात्कारी जोड़ो पार्टी है, बेटी जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। ये इनको बहुत सारे विशेषणों से नवाजा जा सकता है। तो जनगणना के बाद जो है इनका शुरू हो गया अब ये कि भाई हाँ ओबीसी हम लेकर आए। और जजपा भी आपको मैं बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा मैडम, कि जजपा इनको छोड़कर नहीं गई है। ये इनकी आपस के अंदर की जो कहानी चल रही है ना, कि जजपा भी वोट कटवा पार्टी बन के आएगी, वो भी 10 की 10 सीटें लड़ेगी। ये इनकी चल रही स्क्रिप्ट लिखी हुई है इनके आका ने, जो केंद्र में बैठे, राजनीतिक तौर पे आपको दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा को परिवार से मुक्त करने की बातचीत चल रही है, क्योंकि हरियाणा में एक ही परिवार का जो शासन और व्यवस्था चल रही थी, उससे मुक्ति प्राप्त हुई। और आने वाले दिनों में और अच्छा शासन मिलेगा। खत्म कर दो संविधान की शपथ लेके देखो, मुझे हंसी आ रही थी कि भाई संविधान की शपथ ले रहे हैं आपके मंत्री जो बने हैं, लेकिन आपकी संविधान फाड़ने पर लगे हुए हैं। मनुस्मृति लाना चाहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मनुस्मृति क्यों लाना चाहते हैं कि बस एक हो चाइना की तरह से? लेकिन चाइना की और अच्छी बातों की भी नकल कर लेते हैं। अमीरी इन्होंने 8,500 करोड़ का आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया, अपने लिए जहाज लिया, ठीक है? क्यों खर्चा किया? और महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी, एनसीईआरटी की बुक्स पर आपने टैक्स लगा दिया, दूध, छाछ, कॉपी, पेंसिल, रबड़। कोई शर्म, कोई हया, कोई आपको लिहाज है? जनता का कोई दुख दर्द है? दूसरी बात, ये निजीकरण आप करते जा रहे हैं हर चीज का, कि हर चीज महंगी मिले। स्टडीज जो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत इजी थी गरीब बच्चों के लिए, वो बेचारे आजकल भटक रहे हैं। हरियाणा चंद्रभूषण जी जवाब दीजिएगा। आपने काम किया, ये आज भी नहीं समझ पा रही है कि मोदी जी स्वास्थ्य से आपको गुरेज 47 की बात कर रहे हैं। मोदी जी का जो बजट है वहाँ कांग्रेस पहुँच ही नहीं सकती, और ये कांग्रेस के लोग आज भी अपनी गंदगी राजनीति में नहीं पहुंच सकते, नेता के पड़े हुए हैं। तो कितनी बार लॉन्च करोगे? वो दोबारा कभी लॉन्च होने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री जी हर घर में शौचालय, हर घर में चूल्हा, हर योजना का लाभ, कितनी अभी देखिए कितनी योजनाओं को भारत देने चल रही है, कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बेटियों की, महिलाओं की लखपति दीदी द्रोण दिए जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस नहीं समझ पाएगी। ये कांग्रेस मोदी जी जो 2047 की सोच रख रहे हैं, ये कांग्रेस अभी भी 2004 और 2014 की यूनिवर्सिटी की छात्रा वो नहीं थी दीदी, तो ये अभी कांग्रेस को बहुत आगे स्टैंड अप लेके आते, मुझे पता है, लेकिन धरातल पर जीरो है आप। जीरो पार्टी देश को बर्बाद करने वाली पार्टी। चलिए ठीक है कमल हांडा जी, लखपति दीदी नहीं है। हाँ कमल हांडा जी, बीजेपी पे यदि जिस तरह से आप पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही हैं, तो इसमें कुछ कमी तो आपकी पार्टी में भी रही होगी ना? आप क्यों नहीं बीजेपी के नेता को तोड़ लेते?
हाँ जी, मुझे पता था आपको जरूर ये थोड़ी सी बात लगेगी, चुभेगी, मुझे पता था। वो उसका भी जवाब मैं दे देती हूँ कि बीजेपी के लोग क्यों तोड़ते हैं। ईडी सीबीआई का कितना दुरुपयोग हो रहा है। ईडी पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हुआ करता था, आजकल एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया है। आप देखिए जो भी इन्होंने वसूली की, अभी तो जब खुलेंगे इनके राज, पता नहीं 50 फाइलें और खुलेंगी, इसीलिए घबराए हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इन्होंने एसबीआई के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई कि जी हम नहीं दे सकते, तो झाड़ पड़ी इनको सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, आप कहते हैं तोड़ने की बात, मैं इन्हीं के भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका एग्जांपल आपको दे देती हूँ, अगर आपको याद हो मैडम तो मैं बता देती हूँ। वो कहते थे कि मुझे मेरी सरकार चाहे गिर जाए, लेकिन मैं विपक्ष का एक एमएलए या एमपी भी छूना चिमटे से भी पसंद नहीं करूंगा। और ये क्या करें, तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ से आ जा, वहाँ से आ जा। हिमाचल में भी आप कैसे जबरन उठाकर ले गए 6 विधायकों को। सुनिए प्रियंका जी, 6 विधायकों को हिमाचल में जबरन गाड़ियों में भर के ले गए, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पंचकुला में। साथ में सीआरपीएफ का क्या काम था, मुझे बताइए। क्या बात करते हो, क्या शासन व्यवस्था केवल एक परिवार द्वारा चलाया जाता था। मनमोहन सिंह के 10 साल में मनमोहन सिंह ये बात नहीं बोल पाया, सोनिया गांधी जी को कैसे शुरू करता था। बिकने वालों पर भी लानत है, और जो खरीदते हैं उनके ऊपर 1000 लानत है जो खरीदते हैं। बिकने वालों पर भी लानत है, खरीदने वालों पर 1000 लानत है। हाँ नहीं ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी यदि बंद के नहीं रह पाती है तो कहीं ना कहीं तो कमी है ही है ना, जिस तरह से चुनाव हारने। आपको इसका भी जवाब दे देती हूँ मैडम। ईडी सीबीआई के छापे, मेरे को एक बात बताइए, अजीत पवार 70,000 करोड़ का जो था भ्रष्टाचारी, छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे और नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, फहरिस्त बहुत लंबी है। हाँ। वो जब मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। नहीं ठीक है, कमल हांडा जी, ये मुद्दे हर दिन आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा हर दिन उठाए जाते हैं। चिराग जी गलत बात है क्या? ये लोग जब कांग्रेस में, तो करप्शन कांग्रेस में रह के ही किया था ना, नहीं किया था? करप्ट कांग्रेस थी ना। हम तो केस चला रहे थे उन पर, अरे आप केस चला रहे थे, आपने लालू यादव पे केस चलाया, आपने मुलायम सिंह पे केस चलाया। ठीक है चिराग जी, आती हूँ मैं, आप दोनों के पास आती हूँ। ऐसे हुए हैं आप लोग। केस चाहिए या पद चाहिए, ये आपके आका करते हैं क्यों, जो केंद्र में बैठे हैं, दोनों अपराधी मानसिकता के। ठीक है, आती हूँ मैं। चिराग जी आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से यहाँ पर चंद्रभूषण जी का कहना है कि बीजेपी की सरकार है, उनके नेतृत्व की योजना है, उनके आलाकमान की योजना है, उसके आधार पर बीजेपी में सब फैसले होते हैं, और वही आज एक बार फिर से देखने को मिला है। आलाकमान तो 2 ही लोग हैं, वो तो सबको पता है कि वो 2 ही लोग सारे फैसले करते हैं, सब कुछ वही होता है और वहीं से ऊपर से नीचे आता है। आपने देखा होगा अनिल विज जी कैसे निकले हैं बाहर, और उसके बाद खट्टर साहब का बयान भी आया है कि किस स्वभाव की और क्या कहानी है। तो समझ ही जाइए कि किस तरीके से लिया गया था मैटर पूरा। और बात वो नहीं है कि बीजेपी क्या करते हैं, बात वो है कि जो जनता है वो सोच रही है कि हमारे साथ क्या हुआ। आपने बोला डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में ग्रोथ सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, सबसे बुरी ग्रोथ है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नौकरियां आनी चाहिए थी, लैंड पूल हमारे पास सबसे बड़ा था, किसानी हमारे पास सबसे ज्यादा थी, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, उसमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने हमें बोला कि देखिए कि आपका स्पोर्ट्स में काफी नाम होगा, वहां पे देखा कि किस तरह से हमारी महिला पहलवान बैठी रही, धरने पर बैठी रही, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके एफआईआर हुई, और वो जो सांसद जी थे उनसे इस्तीफा तक नहीं दिलवाया गया, उनको कुछ बोला तक नहीं गया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों ने भी सोचा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ पिछले 10 साल में हुआ क्या है। और अब आखिरी 6 महीने में आई वॉश के तौर पर एक नया सीएम हमारे ऊपर डाल दिया, हमारे को दे दिया। इससे बेहतर तो यही था कि आज सरकार को गिरा देना चाहिए था, आज इनको रिजाइन कर देना चाहिए था, और जब भी जो चुनाव हो रहे हैं उनके साथ ही हरियाणा स्टेट के चुनाव भी होते, और तब इनको पता चलता कि ये ऑपोजिशन में बैठे लायक भी नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के किसी भी चीज का जवाब देने का कोई मतलब नहीं। यही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में कांग्रेस को गाली दे देकर सरकार बनाई, कांग्रेस से करप्शन कर करके बोला कि कांग्रेस सबसे करप्ट है, और उन्होंने सुअर बोला था सरकार को। एक बार चंद्रभूषण जी, एक बार टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने किसी को आतंकवादी बोला था। गूगल करके आइए, एक बार आप गूगल करके आइए। ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसके नेता रोज झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के कांग्रेस को करप्ट कहते। आज यही कांग्रेस और ये आपस में बचने के लिए एक दूसरे के साथ बैठ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे? इनके पास बोलने के लिए आम आदमी पार्टी। अरे आप बताइए ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में
गठबंधन करने के लिए चंद्रभूषण तैयार है। जी, आपके नाम वाले ही एक और नेता है चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने क्या बोला था प्रधानमंत्री को 2019 में? और ये जो है ओपी राजभर ने क्या बोला था प्रधानमंत्री को? अगर तुम्हारी 400 सीटें आ रही हैं तो क्यों सुनने की जरूरत पड़ती है? क्यों बातें सुन रहे हो लोगों की? निकाल दो ना उनको बाहर। ऐसे भी झूठ बोलकर सत्ता मिले, ये अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों की चालचीज है। अरे भाई साहब, आप अपने नेता की बात कर रहे हो चंद्रभूषण जी, आप भी अपने नेताओं की बात कर रहे हो, ऐसी बात मत करिए। हाँ जी चिराग जी, जिस तरह से आप यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन वही सवाल तो चंद्रभूषण जी आपसे भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से आपकी सरकार बनी थी, बहुत दिन तो नहीं है, 2 बार आपने सरकार बनी है, आज जब आप कांग्रेस के साथ बैठ सकते हैं तो चंद्रबाबू नायडू तो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये तो आगे नहीं बोल रहे ना कि हमारी 400 पार सीटें आ रही हैं, हम तो मैसिव विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। ये तो इस तरह से लिख रहे हैं। मैं अभी हमारे एरिया में मैं पोस्टर देख रहा था, वहां लिखा होता 450 पार। मैंने कहा थोड़े दिन की बात है, लिख देंगे 600 पार। श्रीलंका भी हमारा, नेपाल भी हमारा। नहीं तो चिराग जी आप ये बताइए, दिक्कत सहयोगियों के साथ आने से है या 400 पार सीटों का ऐलान करने से है? प्रियंका जी, दिक्कत इस चीज से है कि हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन पहले बोलता है 71,000 करोड़ का स्कैम और अगले दिन उस आदमी को मुख्यमंत्री बना देता है। दिक्कत इस बात से है कि 1.5 साल के लिए एक आदमी को जेल में रखा जाता है ये बोल के कि छगन भुजबल को कि इन्होंने स्कैम किया है, और उसके बाद उनको उनकी प्ली के अंदर ईडी जाके कोर्ट में बोलती है कि हमें फाइल नहीं मिल रही, हमारी फाइल खो गई है। हमें दिक्कत इस बात से है कि जिसके लिए पूरी एक कमेटी बिठाई थी, अमित शाह जी ने बोला था वाटर स्कैम हुआ है, उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हमें दिक्कत इन चीजों से है। अगर आप चंद्रभूषण जी इस पर जवाब दीजिएगा। आपको पहले भी दिक्कत उन लोगों से थी, कितने लोगों से आपने माफी मांगी? अरुण जेटली जी से माफी मांगी होगी, आपने गडकरी जी से माफी मांगी, आपने और कई नेताओं से माफी मांगी। आप जिस शीला दीक्षित को पानी पी कर गाली देते थे कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है दिल्ली की, आज उसी कांग्रेस के साथ आप बैठे हुए सरकार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप पंजाब में आपने कांग्रेस के किन नेताओं को, और दिल्ली का जो आपने घोटाला किया, शराब घोटाला है, उसके बारे में तो आपको पता ही है कि आपके कितने नेता जेल में बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जाने वाले हैं। तब आप अपने गिरेबान में झांकिए, आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आप क्या पता चलता है। मेरे को भी पता चलना चाहिए, कैसे इनको पता चलता है कि ईडी में क्या होने वाला है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि भाजपा कार्यालय में चीजें लिखी जाती है और उसके बाद बताया जाता है बाहर। ऐसा तो नहीं है कि 95% केसेस जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन पे चल रहे हैं। 121 में से 115 केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पे है, बाकियों को घुटने पे लाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया गया। तपस रे, इनको पता नहीं होगा, तपस रे अभी कोलकाता वेस्ट बंगाल के नेता है, उन पे ईडी आई, 2 महीने बाद उनसे ज्वाइन करा लिया गया। महाराष्ट्र में जो उद्धव सेना है, उसके अंदर शिवसेना है उद्धव बाल ठाकरे वाली, उसके अंदर की एक नेता, वो भी अब यहाँ पर आ गए। ईडी का जैसी छापा पड़ा तो डरा धमका कर अपनी पार्टी में तो शामिल कर रहे हो। तो ये बता दो, ये भाजपा का जो वॉशिंग पाउडर है ये कहाँ मिल रहा है आजकल? कहाँ मोदी जी कपड़े दिलवा रहे हैं ये वाले? एक चीज बताइए, आपको इस भाजपा की इतनी चीजें हैं तो आप जाइए कोर्ट, गए क्या कोर्ट? आप गए क्या कानून के पास? बिल्कुल। आप कितने घोटाले हैं, जगह घोटाले हैं, ये तो बता दीजिए। आप जाइए ना कोर्ट और कोर्ट से लेकर आइए। ये कर रहे हैं जी। कमल जी हाँ जी, मैं बताना चाहूंगी, जैसे ये कह रहे थे, एक मिनट मैं जवाब आती हूँ। ओमकार जी आती हूँ आपके पास भी। जी कमल जी, इन्होंने जैसे कहा कि गालियां देते थे अब साथ हैं, इनको इतनी समझ होनी चाहिए। मुझे लगता है इतनी अज्ञानता से ये लोग आकर झूठ बोलते हैं। इनका रोजगार है, वैसे तो बेरोजगारी बहुत है, इनको रोजगार मिला हुआ है बीजेपी को डिफेंड करने का। और दूसरी बात ये राहुल गांधी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो गठबंधन हुआ है इंडिया का, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है। आपके लोकतंत्र की हत्या की, आप सिंगोल ले आए संसद में, किस लिए? राजतंत्र बताने के लिए कि हम तानाशाह हैं, हम राजा हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, जो मर्जी आएगा। नहीं कमल हांडा जी वो तो परंपरा है। अगर परंपरा को आगे भी बढ़ा रहे तो उसमें क्या दिक्कत है? नेहरू, आप पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भूल गए क्या? नहीं, आप एक मिनट, सेंगोल तो उन्होंने भी ली थी ना। ऐसा सवाल कर रही हैं, आपने उनसे सवाल नहीं किया कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए। नहीं, आप सेंगोल की बात कर रही है ना। आप सेंगोल, आपको पारंपरिक चीजों से भी दिक्कत है। नेहरू जी ने उसको साइड में रख दिया था, नेहरू जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था।
दंडवत नहीं हुए थे नेहरू जी उनके आगे, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं। और हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इंडिया इनको तकलीफ बहुत है। इंडिया गठबंधन बना क्यों है? इसलिए कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। उसकी आप हत्या कर रहे हैं खुले आम। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हो, हिमाचल प्रदेश में आपने 6 विधायकों को जबरन उठाकर अपने राज्यसभा सांसद बनाने के लिए पंचकुला में लेकर गए। क्यों जरूरत है आपको? 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होगा, आप याद रखिएगा। और वैसे भी आप भगवान नहीं है 400 पार, क्योंकि आप चीटिंग बहुत करते हैं। चलिए ठीक है ओमकार जी ईवीएम क्यों नहीं हटाने देते? बताना जरा, बैलेट पेपर से कराओ ना। देखो 40 पे ना आ जाए तो आप। नहीं, बैलेट पेपर से पाकिस्तान में क्या हुआ आपने देखा ना मैडम जी। और फिर बैलेट पेपर में धांधली नहीं होगी कमल हांडा जी, बैलेट पेपर में धांधली नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही एग्जांपल दिया प्रियंका जी, आप शायद भूल गई कि चंडीगढ़ के मेयर के नाम में नहीं तो आपको ना ईवीएम मंजूर है ना बैलेट पेपर मंजूर है, तो कैसे कराया जाएगा चुनाव? मैं बताती हूँ ना, वहाँ के ईसी की अंतरात्मा जागे जो इनकी कभी फिर कमल हांडा जी, लोकसभा से पहले आपका बैलेट पेपर ईवीएम शुरू हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल के चुनाव जीतने के बाद में तो आपने बैलेट पेपर पे बात नहीं की थी, ईवीएम की बात नहीं की थी। पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, योजनाएं नहीं बताएंगे, केवल ये कहा था कि आने वाले दिनों में। चलिए मैं आती हूँ, ये सब मुद्दे पुराने हैं कमल जी, ये सब मुद्दे पुराने हैं, अभी चुनाव का समय है, अभी फिर से शुरू होगा। ओमकार जी जी बात है कि मुद्दा तो था आज नए मुख्यमंत्री बनने का, इससे एंटी इनकम्बेंसी कम होगी या जनता पे क्या प्रभाव आएगा, लेकिन मेरे को इतनी देर होगी देखते हुए इस मुद्दे को तो कोई टच भी नहीं कर रहे। आज बात तो ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री नए बने, इनका क्या प्रभाव होगा, क्या जो घोटाले हुए हैं, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, दान घोटाला, इतने सारे घोटाले हुए हैं जिनके बारे में अनिल विज गृह मंत्री ने एफसीटी भी बनाई थी, या उसकी जनता के सामने आएगी। आज बात तो इस बात की होनी चाहिए, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से जनता को रोजगार मिल जाएगा, पेट भर जाएगा हमारा, क्या इसी चीज से हमारे को भूख लगनी बंद हो जाएगी? बात ये है कि जनता की जो समस्याएं हैं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से अगर हल आ जाएगी फिर तो बात ही है, फिर जनता को रोजगार देने की जरूरत नहीं है, नशा रोकने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार कम करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने बाद, साल बाद मुख्यमंत्री बदल दे, ये तो बहुत अजीब बात है। आज चर्चा हम करना चाहते हैं कि क्या एक मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से प्रदेश की चीजें बदल जाएगी, क्या प्रदेश का किसान खुशहाल हो जाएगा, क्या शंभू बॉर्डर पर बैठे जो लोग वो दिल्ली पहुंच जाएंगे? ये वो चर्चा नहीं कर रहे, चर्चा हम कहीं की ले जाती है। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप ओमकार जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपसे। चंद्रभूषण जी, ओमकार जी के सवाल का आप जवाब दीजिएगा जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। आज जनता का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, हताश है, दुखी है, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, ये समस्या के लिए जनता दुखी है। अपने प्लाट को बेचने के लिए 3 महीने का समय लगता है, ये प्रक्रिया कैसे से रहेगी? पोर्टल बनाकर चंद्रभूषण जी, ओमकार जी के सवाल पर जवाब दीजिएगा। जनता उनको पोर्टल पर दिखाए। ओमकार जी जो विषय और जो बातचीत कह रहे हैं उसका जवाब जनता देगी, ठीक है। जनता को पता है कि उसने जिसको मुख्यमंत्री बनाया था और जिसको मुख्यमंत्री अभी बनाया गया है, और आने वाले दिनों में चुनाव लोकसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव का लाभ मिला, कौन कौन सी योजनाएं जनता फैसला करेगी। और जब अभी से इस बात को कहना और करना क्या होता है ये मायने नहीं सकता। आप आई हुई सरकार का आप देखिए, सरकार जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सैनी जी, वो एक योग्य पर्सन है और वो नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे अभी तक आपके 9 साल से, वो अयोग्य थे? नहीं, समझ नहीं, योग्य आदमी ही योग्य आदमी को अपनी चीजों को आगे बढ़ाता है, उसी का मार्गदर्शन लेता है। यदि अयोग्य होते तो 9 साल कैसे सरकार चला लेते? मुख्यमंत्री होते हुए 9.5 साल हो गए। वो योग्य है, उनकी जिम्मेदारियों को समझना है और जनता के कामों को देखिए।
हमारे यहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है उनका मार्गदर्शन जनता तक जा रहा है, वो किसानों की बात हो, वो गरीब की बात हो, वो हरियाणा के और भी कई समस्याएं होती हैं, उन सब चीजों को देखते हुए वहाँ की सरकार अच्छा काम कर रही थी और आने वाले दिनों में अच्छा काम करेगी। ये परिवर्तन जो हुआ है इससे किसी भी चीज का लेना देना नहीं है, ये मानकर लोगों को चलना चाहिए। नहीं तो चंद्रभूषण जी, अगर परिवर्तन से कुछ लेना देना नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि शौकिया परिवर्तन हो रहा हो हरियाणा में। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी पार्टी और हमारे संगठन में इस तरह के परिवर्तन पहले भी आपने देखे हैं। क्या पहले भी आप इस तरह के परिवर्तन नहीं देखे? क्या ये कोई पहला परिवर्तन हो रहा है? इससे पहले भी अरे चंद्रभूषण जी, परिवर्तन होते हैं जब सरकार में बहुमत की कमी होती है, जब वोटों की इधर उधर गिनती कम होती है, जब आपका मुख्यमंत्री किसी दूसरी पार्टी का हो और पार्टी में टूटन होती है, जब मुख्यमंत्री भी आपका, पार्टी भी आपकी, बहुमत भी आपका, तो फिर मुख्यमंत्री बदलता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? एक प्रक्रिया ये यदि विपक्ष को ऐसा कुछ लगता है वो जनता के बीच जाए। विपक्ष कौन सा विपक्ष है हरियाणा में? कोई विपक्ष है क्या? कौन? कमल हांडा जी जवाब दीजिएगा इस पर। विपक्ष को लगता है तो वो अपनी चीजों को लेकर जनता के बीच जाए। 30 सीटों के साथ बैठे हैं चंद्रभूषण जी। 31 मैडम, 31 जी। अरे तो कहाँ है जनता के बीच में जी कमल हांडा जी। विपक्ष को अपने परिवार को बचाने के लिए, अपना इसको बचाने के लिए राहुल गांधी के पीछे घूमने में लगा हुआ है। जनता बिगड़ेगा, आपको समझ नहीं आ रहा। मैडम मैं एक बात कहना चाहूंगी प्रियंका जी। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी, जैसे हरियाणा की हमने और समस्याओं की बात की और ओंकार भाई ने तो बता ही दिया कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता और वो भी कितना टाइम रह गया है नई सरकार बनने में। किसकी बनेगी वो जनता तय करेगी या भगवान तय करेंगे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि पहले हमारे किसानों की एक ये मांग थी, नकली बीज, कीटनाशक, खाद, सब ये चीजें कहाँ से बिकने लगी नकली? पहले तो कभी नहीं होता था ये बात। और दूसरी बात, यूरिया के कट्टे में से हमारे टाइम पे 400 में 50 किलो का मिलता था कट्टा, आपने 1450 कर दिया और उसमें से 10 किलो खाद भी चोरी कर लिया आपने। ऐसा क्यों किया आपने, बताइए। और एक बात और आपको याद दिला दूं मैं, आप शायद देखते नहीं है या धरातल पर उतरते नहीं है, लोग आपके जहां पर जा रहे हैं, लोग उनको, जनता हरियाणा की भगा रही है, सिर्फ हरियाणा की नहीं दूसरे प्रदेशों की भी। साथ में कुर्सियां बहुत खाली होती हैं, जो लगाई होती हैं 50,000 के लिए, मुश्किल से 5-7 हजार लोग पहुंचे होते हैं, तो वो भी बड़ी तेज मिलाहट है। आपको घबराहट अंदर से है, फिर ऊपर से इलेक्टोरल बॉन्ड की बड़ी घबराहट है आपको, वो भी तो केस खुलेगा ना, साथ में पता नहीं कितनी 50 फाइलें खुल जाएंगी। अडानी को आपने कितना देश की संपत्ति बेची, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, माइनिंग, एप्पल। ये हरियाणा, हिमाचल से तकलीफ इनको इसलिए हुई कि वहां के मुख्यमंत्री ने सेब के दाम सही दिलवाए, और दूसरी बात, इनकी सीमेंट की जो फैक्ट्री थी वो बंद करवाई, या पता नहीं उसके ऊपर 10% टैक्स लगाया, इसलिए इनको तकलीफ हुई कि नहीं भाई हर जगह पे अडानी का अधिकार होना चाहिए। क्यों भाई? ये मतलब ये पार्टी है ऑफ द 2 men फॉर द 2 people, 2 लोगों के लिए पार्टी है। जनता का कोई सरोकार नहीं है, ना इनको राम से मतलब है, ना इनको हिंदुत्व से मतलब है। इनकी वीडियो वायरल देखें आप, तो मोदी जी की पुरानी वीडियो उनकी एजुकेशन के ऊपर भी है, इनकी वीडियो वायरल देखें। और जो राम मंदिर बनाया आपने, वहां पर 2200 दुकानें तोड़ नहीं तो कमल हांडा जी, राम मंदिर की अगर आप बात करते तो आप चले जाते राम मंदिर ना, राम मंदिर की मुद्दे की आप बात करते। अब बीजेपी इसका फायदा, आप जो भी बोले, लेकिन बीजेपी तो इसका चुनावी फायदा लेने की तैयारी भी कर चुकी है और जिस तरह का माहौल है मुझे लग रहा है लेने में सफल भी होगी। जवाब ले लीजिए मैडम मुझसे, इन्होंने बुलाया किसको? पहले तो आप मुझे ये बताइए। घुसने नहीं दिया, 1000 रुपए एंट्री फीस लगा दी इन्होंने वहां पर। क्यों सोनिया गांधी को निमंत्रण नहीं गया था क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं गया था क्या? नहीं, वो अपनी मर्जी से जाएंगे, किसी के बुलाने से। देखो बात ऐसी है, हम मेरे भगवान के बीच में और मेरे बीच में आने का किसी को कोई मतलब नहीं है। मैं कब मंदिर जाऊंगी ये मैं तय करूंगी। मैं ये भाजपा के मोदी नहीं तय करेंगे। वैसे ही 5वें शंकराचार्य बन गए हैं, 4 शंकराचार्यों ने तो रिफ्यूज ही कर दिया था कि ये गलत टाइम है, उनका अंडर कंस्ट्रक्शन जो मंदिर है उसको बनाया जा रहा है, ये गलत है। ये जो धर्म के सबसे बड़े गुरु, उनको तो आप भी मानती होंगी प्रियंका जी, क्यों है ना, मानती होंगी ना, तो चलिए अच्छी बात है। तो वो नहीं, लेकिन कमल हांडा जी इसी तरह की प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ मंदिर में भी हुई थी, आपकी सरकार में हुई थी। नहीं, मैं बताती हूँ, सोमनाथ का मंदिर देश के पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और जवाहरलाल नेहरू जी साथ खड़े थे। नहीं, उसके बाद भी कंस्ट्रक्शन हुआ है कमल हांडा जी, वो मंदिर तैयार नहीं था। जो किसने कह दिया आपसे? आपने देखा था क्या? आप थी क्या वहां पर? कमल हांडा जी, मैं हूं या ना हूं, पिक्चर्स मैंने देखी हैं। जिस मंदिर में
मुझे नहीं पता। व्हाट्सएप जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, कमल हांडा जी आप आज भी देखें तो साफ पता चल जाएगा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज जो सोमनाथ का मंदिर खड़ा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन, तो मैंने ज्यादा देखा आपसे कहीं ज्यादा। अरे कमल हांडा जी ये नहीं कहते, गूगल के जमाने में ये नहीं कह सकते कि इतिहास आपको ज्यादा पता है। तस्वीरें सब बोलती हैं, तस्वीरें सब बोलती हैं, तस्वीरें सब बोलती हैं। आप दोनों तस्वीरें आज आप देख लीजिएगा कमल हांडा जी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आती हूँ, मेरे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। फाइनल कॉमेंट चिराग जी दीजिएगा। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि अब आज दिख रहा है किस तरीके से भाजपा जो है डरी घबराई हुई चुनाव में जा रही है और जनता भी देख रही है और जनता इनको 2024 का जवाब देने वाली है। और जिस तरह का रिजल्ट आएगा सब इनका जो एक पुलिंदा बनाया गया है, चुनावी पुलिंदा 400 पार, वो 40 पार होना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो बना है वो अपनी सरकार बनाएगा और देश को आगे लेके जाएगा। ओमकार सिंह जी। प्रियंका जी, मौजूदा सरकार से प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है। सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से, मंत्री तो वही से 5 मंत्रियों ने शपथ ली, बड़े पुराने मंत्री, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से विश्वास कायम होने वाला नहीं है। अगर ये चाहते तो आज दोबारा से चुनाव लोकसभा के साथ ही करवा लेते, पता नहीं लगता कितना विश्वास जनता होता है। ठीक है, कमल हांडा जी फाइनल कमेंट आपका। हाँ जी, बस मैं वही जो ओंकार भाई ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि चेहरा बदलने से जो है आपका कार्यशैली नहीं बदल जाती, ना आपके काम बदल जाते हैं। जो कर चुके खट्टर सरकार 9.5 साल में, उनके ऊपर ये रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। जनता अब सब जाग चुकी है, लोग अब अलर्ट हो चुके हैं, इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इनको आने नहीं देंगे। और ये लोगों ने अब तय कर रखा है। और बाकी ये हमारे कई बार संगठन के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमने आज तक किसी से किसी के संगठन के बारे में नहीं पूछा, तो हमारी भी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 इज कि इस बार भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये मैं आपको पहले बता दूं। मैं इसीलिए ठीक है चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है जी। प्रियंका जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में भाजपा 400 पार की सीटें लेकर दोबारा पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और कांग्रेस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, चंद्रभूषण जी, कमल हांडा जी, ओमकार जी और चिराग सेठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज हरियाणा में घटनाक्रम बदला है, नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई है। अब इसके पीछे कारण कई बताए जा रहे हैं, कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है तो कहीं माना जा रहा है कि तमाम जातिगत समीकरण सेट करके ओबीसी और जाटों को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी ने ये सर्जरी हरियाणा में की है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी की सर्जरी का फल और नतीजा क्या 24 के चुनाव में बीजेपी को मिल पाता है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए या वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।